जय हिंद साथियों, यदि आप भी सीटेट सितंबर 2026 में एसएसटी लिए हैं पेपर 2 में तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के पॉलिटी को चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। जो भी उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए अगर आपको तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए साथियों, प्रश्न है पहला कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाइवर्सिटी के संबंध में आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि विविधता का अर्थ है कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होना, ये विविधता है। दूसरा कथन कह रहा है कि विविधता हमेशा असमानता को जन्म देती है क्योंकि भिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे को समान नहीं मान सकते। और तीसरा कथन कह रहा है मेरे भाई कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका ठीक होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी सही होगा और क्यों दूसरा ऑप्शन गलत होगा, तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिए, दूसरा कथन गलत इसलिए है ना क्योंकि विविधता और असमानता दोनों अलग चीज़ें हैं। विविधता, फिर से समझिए आप, कि विविधता और असमानता दोनों अलग चीज़ें हैं। क्या असमानता जो है ना मेरे भाई, जैसे असमानता क्या है, जैसे गरीबी या जाति व्यवस्था, ठीक है ना। असमानता तब पैदा होता है ना जब कुछ लोग दूसरों की तरह अवसर और संसाधन से वंचित रह जाते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? असमानता का मतलब है कि जब कुछ लोग दूसरों की तरह अवसर और संसाधन नहीं मिल पाता, उससे वंचित रहते हैं, ये असमानता है। और विविधता, विविधता समाज को समृद्ध बनाता है, भेदभावपूर्ण नहीं होता है विविधता, ये ध्यान रखिएगा। तो विविधता और असमानता में ये अंतर है। विकल्प सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कथन और कारण वाले। कथन कह रहा है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और धर्म पर तिब्बत का गहरा प्रभाव है। कारण है कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ खेती बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग पूरी तरह केवल व्यापार के लिए तिब्बती संस्कृति पर निर्भर रहते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प आपका जो सही है ना, वो विकल्प सी सही है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना। आर क्यों गलत है और ये ए क्यों सही है, तो ध्यान से समझिए। ए इसलिए सही है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ठीक है ना। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लेकिन कारण इसका गलत है। कारण इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ खेती बहुत कम होती है, फिर भी लोग पूरी तरह व्यापार के लिए तिब्बत पर निर्भर नहीं थे। लद्दाख के लोग भेड़ बकरी पालते थे जिससे वे पश्मीना ऊन इकट्ठा करते थे और व्यापारिक मार्ग मसालों और रेशम के लिए उस समय प्रसिद्ध था, वहाँ से वो व्यापार करते थे। तो पूरी तरह संस्कृति पे निर्भर नहीं रहे, ये ध्यान रखिए। इसलिए आपका आर जो है, कारण जो है, वो गलत है। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। ये सभी प्रश्न मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न लिए गए हैं। ये सभी आपके अंतिम रिवीजन क्लास हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट तो आते रहेंगे आपके। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक बार फिर से चैप्टर बाय चैप्टर समरी रूप में आपको करा दिया जाए, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना और 55+ नंबर आप लेके आएँ, ये मेरा टारगेट है। साथियों, प्रश्न है कि भारत के दो छोर
लद्दाख जो कि उत्तर में है और केरल जो कि दक्षिण पश्चिम में है, कि भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। कह रहा है कि लद्दाख पाशमीना शाल का उत्पादन, बौद्ध और मुस्लिम धर्म का प्रभाव। केरल के बारे में कह रहा है कि मसालों की खेती जैसे काली मिर्च, लौंग, यहूदी, ईसाई, अरब और चीनी व्यापारियों का प्रभाव। तीसरा कह रहा है कि चीनी जाल लद्दाख में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला जाल है। अब आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है, इसमें विकल्प आपके सामने है। अब आप बताइए मेरे भाई कि कौन सा कूट सही है। ध्यान रखिए, इसका सही कूट अगर हम देखें तो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कूट हमारा मिलान जो है सही है और तीसरा मिलान गलत है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो चीना वाला है ना, वो मछली पकड़ने का जाल है जिसका उपयोग केरल में किया जाता है, ना कि लद्दाख में। यहाँ कह रहा है ना कि लद्दाख में, कहाँ गया तीसरा, कि चीनी जो जाल है वो लद्दाख में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला जाल है, तो ये गलत है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसका उपयोग केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है, ना कि लद्दाख में। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ध्यान रखिएगा, केरल में तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चीना चट्टी कहते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं हम आपको। मेरे समझ से, मेरे एक्सपीरियंस से, अभी तक के जो भी अनुभव हैं सीटेट के एग्जाम को लेकर के, उस स्तर पे मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ध्यान रखिए मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है कि केरल में जो मछली तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन है उसको चीना चट्टी कहते हैं, जो चीन के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि भारत की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कथन कि यह वाक्यांश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। ठीक है ना? दूसरा कथन कि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, जो भारत का राष्ट्रगान है जिसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा है, वो राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। तीसरा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ मिलकर काम किया। अब बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है मेरे भाई, ये आपको बताना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन हमारे सही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता की जो बात है, जो अवधारणा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, यह वाक्यांश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पुस्तक से लिया गया है, यानी भारत की खोज, उस पुस्तक में ये दिया हुआ वाक्य है। साथियों, सवाल प्रीवियस में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन सी है, और विकल्प था उसमें, तो ध्यान रखिए भारत की खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और उसमें भी भारतीय एकता की और अभिव्यक्ति की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5 और आपको बताना है, प्रश्न ये कह रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि गैर बराबरी या असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है? बताइए कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि एक बच्चे को स्कूल जाने का अवसर मिलता है जबकि दूसरे बच्चे को पेट भरने के लिए अखबार बेचना पड़ता है, यह गैर बराबरी या असमानता है। ठीक है ना?
ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी है, ये असमानता है, ये गैर बराबरी है। अच्छा, अभी हमने आपसे चर्चा किया कि असमानता और विविधता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप समझिए, ये असमानता है कि एक बच्चा स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा खाने के लिए अखबार बेचता है, ये असमानता है, एक गैर बराबरी है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कक्षा 6 के छात्रों को विविधता की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस गतिविधि का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 और सही उत्तर आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कक्षा में विद्यार्थियों से उनके पसंदीदा भोजन, त्योहार और मातृभाषा के बारे में जानकारी एकत्र करवाकर एक विविधता चार्ट बनाना और उस पर चर्चा करना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में केरल और लद्दाख के केस स्टडी का उपयोग करती है। इस शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। केरल और लद्दाख के बारे में केस स्टडी करती हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर सांस्कृतिक विविधता और जुड़ाव को समझाना, ये इस शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों के आधार पर सांस्कृतिक और विविधता और जुड़ाव को समझाना ही एक शिक्षिका का ये शिक्षण उद्देश्य है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान रखिएगा और बताइएगा सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है मेरे भाई कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने समानता को स्थापित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया। कथन पहला कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया और इसे कानूनन पूरी तरह समाप्त कर दिया। दूसरा, कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का काम चुनने और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने का अधिकार दिया। तीसरा, कि संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्य धारा से पिछड़े समुदायों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक विशेष योजनाएं चलाएं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में दिए गए जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध उदाहरण जैसे लड़कियां मृदु स्वभाव की होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं, इस अध्याय में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल फिर से समझिए। कह रहा है ना कि कक्षा 6 का एक किताब है, नाम है राजनीतिक विज्ञान, उसमें जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण दिया है कि लड़कियां मृदु स्वभाव की होती हैं और लड़के रोते नहीं हैं। अब ये सवाल है किस अध्याय में, मतलब इस पाठ में ये शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। आपके एनसीईआरटी की किताब में ये उदाहरण शामिल करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बच्चों में जेंडर आधारित सामाजिक पूर्वाग्रहों के प्रति आलोचनात्मक सोच, ठीक है ना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और संवेदनशीलता विकसित करना उद्देश्य है एक शिक्षक का। ये ध्यान रखिए, जबकि हम पाठ में जेंडर के विषय में ये उदाहरण देखते हैं कि लड़कियां मृदु स्वभाव की हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये समझाने के लिए इसमें है कि बच्चे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके क्रिटिकल थिंकिंग रखें और सोचें। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, आप बताइएगा सही उत्तर। अच्छा, कमेंट करके ज़रा ये बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसा लग रहा है। देखिए, ये सभी प्रश्न मेरे अभी तक के जो अनुभव है सीटेट के एग्ज़ाम के, उस आधार पे मैंने ये प्रश्न तैयार किया है। भाई प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र किसी विशेष पृष्ठभूमि के छात्र के साथ
उसकी भाषा या पहनावे के कारण भेदभाव करते हैं तो आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए। मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आप केवीएस में टीचर हो जाते हैं। केवीएस का एग्ज़ाम देके केवी में अगर टीचर हो जाते हैं आप, तो केवी में टीचर होने का मतलब है कि आपकी पोस्टिंग ऐसे जगहों पे होती है जहाँ विविधता रहती है। अलग भाषा के, अलग बोली के, अलग खान पान के, अलग वेशभूषा के बच्चे रहते हैं। अब एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्लास में अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ छात्र किसी विशेष पृष्ठभूमि के छात्र के साथ, यानी मान लीजिए कोई तमिल तेलुगु वाला छात्र अगर माथे पे चंदन लगा के आ जाता है और उसके पहनावे और उसके वेशभूषा को लेकर के भेदभाव करते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 4 विकल्प है आपके सामने मेरे भाई। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर दें कि क्या होगा। प्रश्न के सामने लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 और सही उत्तर उसके सामने जो भी होगा आपको सही उत्तर बताना है मेरे भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक बनने के तरफ ये पहला कदम है, ठीक है ना। शिक्षक बनने का ये पहला पावदान है, पहला सीढ़ी है। तो आपकी जो सोच हो वो भी एक शिक्षक के जैसे होनी चाहिए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कक्षा में विविधता एवं भेदभाव विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन करना और पूर्वाग्रहों के नुकसान को वास्तविक उदाहरण से समझाना, ये आपका सबसे इन चारों में सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, बताइएगा कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में सरकार के कार्य और उसके अंग इस विषय को समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यवहारिक शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको बताना है सही उत्तर। अगर आप एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और आप अपनी कक्षा में सरकार के कार्य को समझा रहे हैं और उसके अंग को समझा रहे हैं, तो सबसे अच्छी आपकी शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, दैनिक समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस की कतरने, यानी उसको काट करके दिखाना, जहां सरकार के फैसलों यानी जैसे नए कानून बनाना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, इन सब का जहां जिक्र हो, ये सबसे उपयुक्त होगा। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 है और आपसे सवाल ये है, बताना है आपको कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में विवादों का समाधान विषय पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? इन 4 में से आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो मेरे भाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किसी काल्पनिक या वास्तविक जल विवाद पर कक्षा में परिचर्चा, डिस्कशन करवाना, जहां छात्र अलग अलग पक्षों के दृष्टिकोण को समझें और बातचीत द्वारा समाधान के रास्ते को खोजें। तो विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान रखिए कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में जब आप अपनी कक्षा में पंचायती राज और स्थानीय शासन विषय पर पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में नागरिक चेतना जगाने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? ये आपको बताना है। सबसे प्रभावी गतिविधि, 4 विकल्प हैं, इनमें सबसे प्रभावी कौन सी गतिविधि होगी? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी कक्षा में एक मॉक ग्राम सभा का आयोजन करना, जहां छात्र ग्रामीण समस्याओं जैसे कि पानी की कमी, टूटी सड़कें, इस तरह की अव्यवस्था पर बहस करें और सरपंच और पंचों से सवाल पूछें। तो सबसे उपयुक्त आपका सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में गांव का प्रशासन और कानून विषय पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में वास्तविक प्रशासनिक समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? अच्छा सवाल देखिए, सीटेट यही सवाल पूछता है, चारों आपको ठीक ठीक लगेगा, लेकिन उस सबसे बेस्ट जो उत्तर होगा वो आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कक्षा में पटवारी के खसरे यानी जमीन के रिकॉर्ड की काल्पनिक प्रारूप का एक नमूना दिखाना और छात्रों से उस पर आधारित केस स्टडी पर चर्चा करवाना। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न ये है मेरे भाई कि वर्ष 1994 में भारत के किस शहर में प्लेग महामारी फैली थी, जिसके बाद वहां नगर प्रशासन और सफाई व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए गए और आज वह भारत का सबसे साफ शहरों में एक है। ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वो शहर कोई और नहीं बल्कि गुजरात का सूरत है। सूरत जो कि गुजरात में है। ध्यान रखिए, ये सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44 और आपको ये बताना है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में नगर प्रशासन और नागरिक अधिकार विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों को यह समझने के लिए कि नागरिक सामूहिक विरोध किस कर सकते हैं, सबसे उपयुक्त व्यवहारिक गतिविधि कौन सी होगी, ये बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठ्य पुस्तक में दी गई गंगाबाई की कहानी पर केस स्टडी आधारित चर्चा करवाना और छात्रों से उनके क्षेत्र की समस्याओं पर एक काल्पनिक शिकायती पत्र लिखवाना। आगे अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका के मुख्य साधनों और उनकी चुनौतियों के संदर्भ में कौन सा सही है। कौन सा संदर्भ सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है और आपको सही उत्तर देना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मछुआरों के लिए मानसून के 4 महीने जब मछलियां अंडे देती हैं तो सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि इस दौरान समुद्र में जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और वे कर्ज पर निर्भर हो जाते हैं। ये चूंकि आपके किताब में दिया था इसलिए मैं ये पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। साथियों, जो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न ये है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में ग्रामीण आजीविका और कृषि संकट विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में संवेदनशीलता और आर्थिक समझ विकसित करने के लिए सबसे सही गतिविधि कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको सही उत्तर देना है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी छात्रों को पाठ्यपुस्तक में दी गई तुलसी, शेखर और रामलिंगम की आजीविका की कहानियों के आधार पर एक तुलनात्मक तालिका बनाने के लिए कहना और ग्रामीण असमानता पर चर्चा करना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दफ्तरों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सुख सुविधाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भविष्य निधि यानी पीएफ, सवैतनिक छुट्टियां और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं अस्थायी कर्मचारियों को नहीं दी जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये बात गलत है, इसीलिए विकल्प आपका सी सही है। आगे अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिए कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में शहरी आजीविका और काम के अधिकार विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में समाज के विभिन्न वर्गों के श्रम के प्रति सम्मान और आर्थिक अंतर की समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 की एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में लोकतंत्र और समानता और मानवीय गरिमा विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों से अखबारों या समाचारों से असमानता से जुड़ी कतरनें इकट्ठा करवाकर कक्षा में उस पर चर्चा करना। अगला प्रश्न है, आगे बढ़िएगा। प्रश्न ये है कि वर्ष 1996 में केरल सरकार द्वारा बजटीय विकेंद्रीकरण के तहत स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। राज्य सरकार ने पूरी राज्य का 40% बजट सीधे ग्राम पंचायतों को दे दिया, ये भी सही है। बाकी के जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल आपके सही हैं। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं और असमानता विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में सार्वजनिक नीतियों के प्रति आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे सही गतिविधि कौन सी होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा,
यानी छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दी गई अमन और रंजन की कहानी पर केस स्टडी आधारित चर्चा करवाना और उनसे पूछना कि दोनों के इलाज में क्या अंतर था और क्यों अंतर था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में राज्य शासन की कार्यप्रणाली विषय पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में यह समझ विकसित करने के लिए कि कानून कैसे बनते हैं और सरकार कैसे काम करती है, सबसे उपयुक्त व्यवहारिक गतिविधि कौन सी होगी। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी पालमपुरम की समस्या पर आधारित केस स्टडी पर कक्षा में एक मॉक विधानसभा सत्र यानी मॉक असेंबली आयोजित करना या फिर बाल संसद का एक खुला चर्चा करवाना। तो विकल्प आपका बी सही है। इस तरह से ये आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सीटेट एनसीईआरटी क्लास 6 डुएट से लिए गए प्रश्न थे। तो साथियों, ये प्रयास मेरा आपको कैसा लग रहा है, किस तरह के प्रश्न आपको चाहिए और क्या समस्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।